सो वेलकम पार्ट 2। हियर वी आर। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा गियर बॉक्स, इससे पहले जनरेटर, ये आपका वॉकवे और डीटी एरिया, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा टॉप कवर, बॉटम कवर और डिस्चार्ज रिंग, है ना। आगे आप इसमें देखेंगे तो एनिमेशन में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका जनरेटर हो गया, जनरेटर 11 के भी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आपको एक और सेक्शन दिख रहा है, वो आपका फ्लाई व्हील है। उसके बाद आपका स्पीड इंक्रीजर गियर बॉक्स लगा है, और ये जो वॉकवे है इसके नीचे डीटी एरिया होता है, जहाँ से ये जो डिस्चार्जिंग और टॉप बॉटम कवर है, ये जो अपना इनटेक से जो पानी आ रहा है टरबाइन घुमाने के बाद, वो इस वॉकवे के नीचे से क्या होती है निकल जाता है डीटी के सहारे। अगर मैं इससे स्टार्ट तो करूँ फ्री सरफेस, उसके बाद हम मेन वीडियो में इंटर करते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है इस रिजर्वायर का, मतलब जहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है, जो रिवर का अप स्ट्रीम साइड, मैंने लास्ट टाइम बताया था ये अप स्ट्रीम है। तो रिजर्वायर में जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है जिसके ऊपर कोई पानी नहीं, वो फ्री सरफेस हो गया। ये आपका रिजर्वायर हो गया जहाँ पानी भरा हुआ है डैम के इस तरफ अप स्ट्रीम में। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मैंने एक लिखा है वाटर इनटेक। इनटेक मतलब कि यहाँ से पानी को जाएगा। पानी कैसे जाएगा? दरअसल यहाँ पर आपका एक गेट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इनटेक गेट। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे ना लास्ट वाले वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको एक तो आपका स्लूज गेट के थ्रू डिस्चार्ज था, और जो मशीन में जो डिस्चार्ज हम देते हैं रिजर्वायर से, वो इनटेक गेट की हेल्प से देते हैं। और ये जो इनटेक गेट है यहाँ पर डैम के टॉप में ऑपरेटेड होता है हाइड्रोलिक के थ्रू। तो ये अप और डाउन होते रहता है। इसका एक अलग अरेंजमेंट है, अंदर रबर सील वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिनका मेंटेनेंस। तो हम टॉपिक से भटकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका इनटेक गेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इनटेक गेट। ये आपका इनटेक गेट हो गया। जब भी मुझे इस इमरजेंसी में अगर मुझे मेंटेनेंस करना रहा या मुझे पानी की सप्लाई इस तरफ से रोकनी रही, तो मैं इस इनटेक गेट को डाउन करके अंदर का जो ये पानी है, यहाँ की एक्चुअली पानी भरा रहता है, तो अंदर का जो पानी है पूरा पानी में खाली करूँगा। उसके बाद यहाँ के जो अंडर वाटर पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक मेन होल यहाँ रहता है, एक मेन होल आपका यहाँ पर रहता है। तो इसके थ्रू हम अंदर जाके अंडर वाटर पार्ट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ इंटेक गेट तक हमने बात कर लिया था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही आपका इंटेक गेट, ये जो डैम एरिया, यहाँ से हम आगे जाते हैं तो मशीन को, मतलब कि यूनिट को टरबाइन को कनेक्ट करने के लिए, कहाँ से, इंटेक से लेके टरबाइन तक के बीच का जो पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। मतलब ये पेन स्टॉक एक तरीका का कुछ नहीं, एक पाइप है जो पानी को इंटेक से लेके मशीन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये एम्बेडेड होता है कंक्रीट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये प्रेशर क्या डिपेंड करता है, इस हेड के ऊपर, कि यहाँ पर कितना हेड है। जो हम पास्कल और रॉ जीएच वगैरह पढ़ते थे उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं कितना केजी का प्रेशर है, कितना मीटर हेड है। तो वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे पास्कल लॉ से। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमारा पेन स्टॉक से हम इधर आ रहे हैं, ये आपको जो ये एरिया दिख रहा है हम इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं इसको, बल्ब। इसके अंदर सारा अरेंजमेंट होता है। चूँकि हम यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल टरबाइन का एग्जांपल लिया है, तो इस हॉरिजॉन्टल एस टाइप कैप्लान टरबाइन में क्या होता है, ये बल्ब टाइप टरबाइन है, तो बल्ब टाइप में क्या होता है, और ये हॉरिजॉन्टल कैप्लान टरबाइन है। तो इसमें जो आपकी ये जो फिन्स हैं, मतलब कि ये जो आपको दिख रही है फिन्स, ये भी रोटेट होती हैं, एडजस्ट होती हैं, और ये जो आपकी गाइड वेन है ये भी एडजस्ट होती है। टरबाइन की क्लासिफिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब अगर संक्षेप में आपको बताना मैं चाहूँ तो कैप्लान टरबाइन और फ्रांसिस टरबाइन में एक मेन डिफरेंस ये है कि कैप्लान की जो ब्लेड्स होती है वो सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू दोनों मूवमेंट करती है। मतलब कि गाइड वेन भी आपकी मूवमेंट होती है और रनर ब्लेड भी मूवमेंट होती है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम फ्रांसिस की बात करें, ये हम कैप्लान की बात कर रहे थे, कैप्लान में इस तरह का अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर फ्रांसिस की मैं बात करूँ तो फ्रांसिस में आपकी ओनली गाइड वेन्स जो होती हैं वही मूव करती हैं, रनर ब्लेड फिक्स रहती हैं, वेल्डेड रहती हैं। तो हम आगे की तरफ अब आते हैं। और ये जो मूवमेंट है ये कहाँ से, बल्ब, ये जो बल्ब दिख रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोलिक अरेंजमेंट होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स उसका डिज़ाइन होता है। जो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है, आप अगर उसमें देखेंगे इनसाइड व्यू ऑफ पेन स्टॉक, जो पहला वीडियो है, उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि इस बल्ब के अंदर एक्चुअली होता क्या है, सर्वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें उसके हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। तो हम पेन स्टॉक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। बल्ब के अंदर आपका सारा का सारा ऑयल हेडर और ऑयल अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पर इसके अंदर कैसे आपको ऑयल पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से अंदर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर ये आपका क्या होता है, अप स्ट्रीम शाफ्ट सील और बियरिंग होता है। क्योंकि अब यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और ये बियरिंग सेक्शन आपका
तो यहाँ पर जैसे आपका ये जो है, ये हमारा अपस्ट्रीम शाफ्ट सील हो गया और ये बेरिंग सेक्शन हो गया। दरअसल हमें ये जो पानी यहाँ पर फिल्ड है, ये इस सेक्शन में भी फिल्ड रहता है। तो इस सेक्शन में जो पानी भरा हुआ है, ये इस बियरिंग सेक्शन में नहीं आए, इसके लिए हमें एक सीलिंग अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है। चूँकि ये यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ इसको, तो ये मेरे राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए मैं इसे अपस्ट्रीम शाफ्ट सील कहूँगा, जो कि पानी को कहाँ जाने से रोकती है, इस बियरिंग एरिया में। दूसरा इस बल्ब में, इस बल्ब के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पुराने अगर वीडियो देखेंगे मेरे, तो उसमें इस बल्ब के अंदर जो ऑयल हेडर और ऑयल हेडर असेंबली के बारे में मैंने सारी जानकारी दी है, आप उसमें देख सकते हो, जिसके थ्रू इसके अंदर पूरा ये इसकी मूवमेंट वगैरह डिसाइड होती है। यहाँ से अंदर इंटरनल जो लाइंस आई हुई है, प्रेशराइज लाइन आई हुई है, उसके थ्रू। अब हम इस सेक्शन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका पानी जो यहाँ से मैं, ये जो पोटेंशियल हेड है, ये जब यहाँ पर आता है अपनी एनर्जी को लेके, तो ये एनर्जी जब ये पानी यहाँ से गुजरेगा, तो अपनी एनर्जी जो भी सामने आने वाली जो भी चीज़ें होंगी, जैसे अगर हम हवा की बात करें, हवा के सामने अगर कोई आता है तो वो उड़ जाता है। तो वैसे ही पानी के अंदर जो एनर्जी है, इसके सामने ये ब्लेड और ये फिन्स या टरबाइन, आप जो भी कहना है, इस टरबाइन जब ये सामने आएगी और जैसे ही इसको पानी जाने को मिलेगा, तो ये अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र करेगा। ये इसका शेप एरोडायनामिक होता है। एरोडायनामिक आप समझते हैं, जो कि पानी को आसानी से निकाल दे। और वो कब निकालेगा? जब ये घूमेगी। तो अगर ये घूमेगी और ये शाफ्ट इससे बोल्टेड होती है, अगर ये घूमेगा तो ये आपका शाफ्ट भी घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो आपका ये गियर बॉक्स घूमेगा, गियर बॉक्स घूमेगा तो आपका जनरेटर घूमेगा। मैं ज़्यादा आगे पहुंच गया। इस सेक्शन में फिर से आते हैं हम। ये आपका हो जाएगा टॉप कवर और बॉटम कवर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आपकी एक डिस्चार्ज रिंग लगी होती है। अगर डिज़ाइन की बात करूँ उसमें, यहाँ पर डिस्चार्ज रिंग लगी होती है। ये मेन होल आपका, एक ये मेन होल हो गया और एक ये मेन होल हो गया। ये इंस्पेक्शन के लिए होते हैं दोनों मेन होल। लेकिन आप इंस्पेक्शन कब करेंगे? जब ये इसकी डी वाटरिंग हो जाएगी। डी वाटरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? इनटेक गेट को गिराएंगे, अंदर के जो वॉल है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर डीटी गेट को गिराएंगे। डीटी गेट गिराने के बाद ये पूरा पानी डी वाटरिंग पंप से बाहर आएगा, तब आ जाएगा। इसके बाद हम इस मेन होल से अंदर जाके इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वापिस आते हैं हम यहाँ पर। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, वॉकवे सेक्शन होता है। वॉकवे मतलब कि इसके ऊपर आप चल के इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो यहाँ के वाले फ्लोर पे आ जाएंगे। इसका एक इमेज में अटैच करूँगा अभी वीडियो में, आप उससे आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से जो पानी निकलता है वो जाएगा कहाँ पर? तो ये वॉकवे के नीचे एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं डीटी। डीटी मतलब ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहता है। ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू ये टीआरसी में निकल जाता है। ये टीआरसी यहाँ पर होता है, पावर हाउस के बाहर होता है, तो यहाँ से टीआरसी में निकल जाता है। और ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है, इस ड्राफ्ट ट्यूब का एक अलग ही डिज़ाइन है, खैर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये खैर अलग हो गया, अभी अपन विषय से नहीं भटकते। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ अपस्ट्रीम शाफ्ट सील के बारे में बात की थी, यहाँ पर आपको डाउनस्ट्रीम शाफ्ट सील के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से भी पानी को रोकना है और यहाँ से हम ऑलरेडी रोक चुके हैं। तो यहाँ से पानी को रोकने के लिए इस सेक्शन से, क्योंकि ये टरबाइन की शाफ्ट अंदर से आई हुई है, अंडर वाटर से, और यहाँ तक आई हुई है, तो इस जगह से पानी रोकने के लिए हम डाउनस्ट्रीम शाफ्ट सील का इस्तेमाल करते हैं। ये शाफ्ट आपकी घूम रही है यहाँ पर। अब अगला पार्ट इसका आता है आपका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स इसलिए होता है क्योंकि इसका आरपीएम कम है और मुझे अगर जनरेटर में जो आरपीएम है वो बड़ा हुआ चाहिए, तो मैं गियर बॉक्स लगाता हूँ जो कि इस आरपीएम को बढ़ा देता है। जनरली हमारे यहाँ पे जो गियर बॉक्स लगा है 3.5 रेशो का है, मतलब कि इसकी जो स्पीड है उसका 3.5 टाइम्स इसको बढ़ा के और जनरेटर को देगा, ताकि ये रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुझे 11 kV का वोल्टेज जनरेट करके दे दे 3 फेज में। और उस वोल्टेज को मैं कहाँ भेजूंगा? जनरेटर ट्रांसफार्मर में, क्योंकि 11 kV जनरेट होता है। मुझे जनरेटर ट्रांसफार्मर में इसलिए भेजना है क्योंकि मुझे स्टेप अप करना है। स्टेप अप क्यों करना है? क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस को बचाना है, क्योंकि मुझे करंट सप्लाई करना है। करंट सप्लाई कैसे होगा? जितना ज़्यादा मैं फोर्स दूंगा। जितना ज़्यादा फोर्स दूंगा मतलब कि क्या है? जितना ज़्यादा वोल्टेज से उसको भेजूंगा। तो मैंने क्या किया कि 11 kV के वोल्टेज को स्टेप अप एक जनरेटर ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करके उसको 33 kV बना के स्विच यार्ड में भेजा। और इस स्विच यार्ड से मैं जहाँ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पावर को या इस सप्लाई को, मैं वहाँ पे भेज दूंगा। चलिए, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पर कि चल क्या रहा है इस एनर्जी से, मतलब कि कौन सी हाइड्रो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने पहले किस में कन्वर्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी को मैंने किस में कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन ही काम कर रहा है। अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी बर्नौली थ्योरम बहुत अच्छे से काम करेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको पता होगा कि पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई कॉस फाई, ये इलेक्ट्रिकल पावर होता है। और यहाँ पर अगर आप हाइड्रो पावर की बात करेंगे तो हाइड्रो पावर का फॉर्मूला होता है P इंटू रो जी क्यू एच, ये आपका। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल ही होनी चाहिए, ये एनर्जी कंजर्वेशन है। हाँ, हालांकि हम इफिशिएंसी इसमें भी ऐड करते हैं, इफिशिएंसी इसमें भी ऐड करते हैं, तो ये एक अलग चीज़ होगी। जो लॉसेस हम इसमें कंसिडर करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी मशीन की इफिशिएंसी कितनी है। तो ऐसा कहा जाता है कि कैप्लान, तो हमारे पास कैप्लान और फ्रांसिस दो टरबाइन हैं।
जनरली कैप्लान और फ्रांसिस में, फ्रांसिस की जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है रादर देन कैप्लान, और पेल्टन तो खेल अलग ही एक टरबाइन होगी, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम कैप्लान की बात कर रहे हैं। तो कैप्लान का इस्तेमाल जहाँ पर किया जाता है कि वहाँ मुझे अगर हेड कम है और डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कैनाल भाई हेड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कैनाल किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे डिस्चार्ज मतलब मुझे पानी कितना चाहिए, तो पानी कितना भी चाहिए ये, इसके लिए सबसे अच्छी टरबाइन जो है वो कैप्लान है। इसलिए मैं जो कैनाल बेड के जो पावर हाउस होते हैं, ये किसका है, ये जो उदाहरण मैं ले रहा हूँ ये कैनाल बेड पावर हाउस है, ये कैनाल बेड पावर हाउस है, और यहाँ पर मुझे डिस्चार्ज मायने रखता है ना कि हेड मायने रखता है। तो मुझे डिस्चार्ज मेंटेन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर कैप्लान टरबाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें से कुछ पार्ट जैसे छूट रहा है, तो अगर मैं बात करूँ, मेन होल आपका कवर हो गया है। गाइड वेन और रनर ब्लेड का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो सर्वो मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कैप्लान और टरबाइन में ये एक डिफरेंस होता है, एक तो डिस्चार्ज और हेड का, और दूसरा ये होता है कि कैप्लान में क्या होता है कि आपकी रनर ब्लेड और गाइड वेन दोनों ही मूवमेंट करती हैं, जबकि जो फ्रांसिस होता है उसमें आपकी ओनली गाइड वेन मूवमेंट करती है, रनर ब्लेड वेल्डेड होती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जल विद्युत परियोजना का।